ये बात सन 1990 गोरखपुर के एक छोटे से जिले बरईपुर की है। गांव का नाम आसपास के इलाकों में डर की वजह से लिया जाता था, क्योंकि गांव में एक बहुत ही पुराना सा सूखा कुआं था। 50 साल से ज्यादा हो चुके थे, वो अक्सर पानी नहीं देता था। लेकिन गांव के लोग कहते थे कि जब भी अमावस्या की रात आती तो वो कुआं जो था वो पूरा पानी से भर जाता, और अमावस्या की रात ही उन्हें अजीबो गरीब आवाजें भी सुनने को मिली। आज तक किसी ने भी उस कुएं से पानी निकालने की कोशिश नहीं की और ना ही जाने की कोशिश, क्योंकि जब भी कोई इंसान उस कुएं से पानी निकालने के लिए गया तो उसका पूरा नामो निशान मिट चुका था। वह आज तक वापस लौट कर ही नहीं आया। गांव के लोगों ने कई बार उन लोगों को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका पूरा नामो निशान ही मिट चुका था। अब गांव के जो बुजुर्ग थे इस बारे में खुलकर बात नहीं करते थे, बस इतना कहते थे कि सूरज ढलने के बाद कोई भी उस जंगल के बीच पड़े उस पुराने कुएं के पास ना जाए, क्योंकि कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं। उसी गांव में एक दो दोस्त रहते थे, एक का नाम विवेक था और दूसरे का नाम करण। बचपन से दोनों साथ थे, दोनों ने स्कूल की पढ़ाई भी साथ की थी। दोनों ही बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से थे। कई बार तो उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता और कई बार तो उधारी लेकर ही घर चलाना पड़ता। आए दिन उनके घर की हालत जो थी वह काफी ज्यादा खराब हो चुकी। फिर एक दिन दोनों ने तय किया कि हम दोनों मिलकर काम करते ताकि हमारे परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो सके। अब अक्सर दोनों स्कूल के बाद काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते। कई दिनों के भटकने के बाद एक दिन उन्हें एक ठेकेदार के यहाँ पर काम मिलता है। जंगल विभाग ने गांव के बाहर पुराने जंगलों के बीच लोहे के नंबर वाले खंबे गाड़ने का फैसला किया। दोनों का काम था कि शाम को उन खंबों पर जाकर नंबर पेंट करना और अगले दिन उसकी रिपोर्ट जमा करना। लेकिन उस दिन ठेकेदार ने काम देते समय एक अजीब बात कही थी। शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकल आना, अगर देरी हो जाए तो वहीं रुक जाना, लेकिन उस कुएं के पास वाले रास्ते से बिल्कुल भी मत आना। लेकिन दोनों ने इसे गांव वालों की अंधविश्वास वाली बातें समझकर हंसना शुरू कर दिया कि गांव वाले अनपढ़ हैं, वह अंधविश्वास वाली बातों पे आकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। पहले 4 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 5वें दिन शाम ढलने को आ चुकी थी, लेकिन दोनों अभी भी उस जंगल में ही पड़े थे और खंभों पर नंबर पेंट लगा रहे, और वो जो कुआं था उनसे बस 10 कदम की दूरी पर ही था। उन दोनों ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि उन्हें मना भी किया था कि उस कुएं के पास से मत गुजरना और शाम ढलने से पहले ही वापस आ जाना। लेकिन वो दोनों अपने ही काम पर मगन लगे हुए थे कि तभी विवेक को एक पेड़ के पास में से अजीब सी आहट की आवाज आती है। जैसे ही वो उस पेड़ के पास जाता है तभी देखता है कि उस पेड़ के पास में एक पुराना चमकीला एक सिक्का मिलता है, और इतना सुंदर था कि मानो किसी की मेरी नज़र चाह कर भी न हटे, जो बहुत ही पुराने रिवाज का था। उसे देखते ही वह बिना कुछ पल गवाए तुरंत उस सिक्के को अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी पल उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली। जब सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा, विवेक आखिरी खंबे पर रंग कर रहा था। तभी करण ने अचानक अपना काम रोक दिया और कहा कि सुन। विवेक कहने लगा कि मैं क्या सुनूं? तभी करण ने कहा कि पीछे देख, हम लोग तो 2 आए थे ना। ये बात सुनते ही विवेक ने कहा, हाँ हम तो बस 2 जन ही आए थे खंबे पेंट करने के लिए। तभी करण ने कहा, लेकिन नहीं, हमारे साथ तीसरा भी कोई जन आया था। ये कहते ही वह गीली मिट्टी की तरफ इशारा करता है, जहाँ पर 2 पैरों के निशान उन दोनों के थे और तीसरा किसी के नंगे पैरों के निशान थे, और वो निशान पूरे उन तक ही आकर खत्म हो चुके थे। अब ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई लगातार कई देर से उनका पीछा कर रहा था। दोनों डर के मारे इधर उधर देखने लगे। जंगल पूरा खाली और सुनसान था, आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन दोनों ये देखकर बड़े ही हैरान थे कि वो तीसरा पैरों का निशान किसका था। विवेक ने खुद को समझाया कि शायद ये किसी बिल्ली का या फिर कोई जानवर का निशान हो सकता है। फिर दोनों ने जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करके वहां से निकलना सही समझा। काम खत्म होने के बाद जैसे ही वो जंगल के रास्तों से घर की तरफ लौटने लगे कि तभी विवेक ने कहा, तू अगर मेरे साथ चल रहा है तो फिर आगे कौन चल रहा है जो हूबहू तेरे जैसा लग रहा है?
ये कहते ही करण और विवेक दोनों की नजर सामने जा रहे एक परछाई पर पड़ती है। हालांकि उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन पीछे से वो साफ हूबहू करण की तरह नजर आ रहा था। करण की तरह ही उसने लाल रंग की बाल्टी पकड़ी हुई थी और वह चल रहा था। ये देखकर करण की पूरी रूह कांप गई और हड़बड़ाते हुए उसके हाथ से वो जो पेंट का डब्बा था वो पूरा जमीन पर गिर गया। और तभी अचानक पीछे जंगल के बीचों बीच किसी के चीखने की आवाजें आने लगी, जिससे दोनों के शरीर का जो खून था वो जम गया। उनकी सांसें जो थी वो धीरे धीरे तेज बढ़ने लगी थी, माथे से पसीने छूटने लगे थे। वह चीख इतनी तेज थी कि मानो किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन अगले ही कुछ पल बाद वह चीख जो थी वह बंद हो चुकी और फिर उसी जंगल के भीतर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। वह आवाजें जो थी वह मामूली किसी इंसान की नहीं लग रही थी और इसका एहसास करण को अच्छे तरीके से हो चुका था। करण ने तुरंत विवेक का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कहा, भाग जल्दी, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग। ये कहते हुए दोनों जंगल के बीचों बीच रास्ते से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो भाग रहे थे मानो जैसे उनके साथ कोई तीसरा भी उनके साथ भाग रहा था, क्योंकि तीसरे जन के चलने की आवाज़ उन दोनों को साफ सुनाई दे रही थी। जब वो दोनों रुक जाते तो वो आवाज़ भी रुक जाती। ये डर के मारे उन दोनों की दिलों की धड़कनें जी थी वह बढ़ने लगी थी। दोनों के माथे से पसीने छूट रहे थे और विवेक की तो डर के मारे हालत ही खराब हो चुकी थी। करण ने उसका हाथ फिर से मजबूती से पकड़ा और कहा कि बिना पीछे मुड़े बस भागना शुरू कर दे, जितना हो सके भाग ले। ये कहते ही दोनों भागना शुरू कर देते। गांव का पहला मकान देखते ही उन्होंने राहत की सांस ली। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल का वो अंधेरा और खौफनाक डरावनी आवाजें धीरे धीरे कम हो चुकी थी। अब दोनों ने तय कर लिया कि वह किसी को भी इस बारे में जाकर नहीं बताएंगे। करण अपने घर चला गया, विवेक अपने घर चला गया। आधी रात को विवेक की अचानक ही आंख खुल चुकी थी। कमरे की खिड़की अपने आप चरचर करने लगी। विवेक जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए उठने वाला था कि तभी उसे आंगन में कोई खड़ा नजर आया, जैसे मानो कोई गहरी निगाहों से उसे देख रहा हो। ये देखते ही उसकी रूह कांप गई। उसके कदम खुद ब खुद लड़खड़ाते हुए पीछे बढ़ने लगे। वो जैसे ही मुड़कर अपने बिस्तर की तरफ जाने वाला था कि तभी मानो एक काली परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। विवेक ने डरते हुए आवाज लगाई, कौन हो तुम? इस बार वो साया धीरे धीरे अपना सर उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले उसका चेहरा पूरा दिखाई देता पूरे घर की बिजली चमकते हुए फिर से बंद हो चुकी थी। अब पूरा घर सन्नाटे से भर चुका था। जब रोशनी आई आंगन बिल्कुल खाली था। पूरी रात विवेक को डर के मारे नींद नहीं आई। उसने सोचा कि वह जाकर सीधा करण को इस बारे में बताएगा। करण के घर जैसे ही पहुंचा तो करण के जो पिताजी थे वह दरवाजे ही पर खड़े थे। उसे देखते हुए कहने लगे कि अच्छा हुआ बेटा तुम आ चुके हो। न जाने करण अजीबोगरीब सी बातें करने लगा। विवेक भागता हुआ अंदर पहुंचा। करण चारपाई पर बैठा था और बस कोने को बैठा देखे जा रहा था। अभी विवेक ने कहा कि क्या हुआ। ये बात सुनते ही विवेक ने धीरे धीरे अपनी गर्दन इस तरह घुमाई और कहा कि कल रात को हम दोनों सिर्फ जंगल से नहीं आए थे, बल्कि कोई और भी हमारे साथ आया था। यह बात सुनते ही विवेक तुरंत उसे कहने लगा कि कौन आया था हमारे साथ। करण ने कांपते हुए उंगली ऊपर की तरफ इशारा किया। वो तब से मेरे साथ इस घर में आ चुका है। विवेक ने घबराकर उस कोने की तरफ देखा। पहली नजर में वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद दीवार पर एक गीला सा निशान धीरे धीरे उभरने लगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने भीगे हुए उंगलियों के निशान दीवार पर लगाए हो, वो भी लाल रंग, जिसे देखते ही विवेक की पूरी रूह कांप गई। उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो लड़खड़ाता हुआ तुरंत पीछे हटा और कहने लगा कि करण ये क्या है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता कमरे का दरवाजा चटाक से बंद हो गया। खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लगी। कमरे का तापमान एकदम से पूरा बदल चुका और अचानक ही उस कमरे के अंदर अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी। करण की जो माँ थी वो तुरंत दौड़ते हुए कमरे में आती है और पूरे माहौल को देखते हुए डर के मारे रोने लगी, क्योंकि उनका बेटा जो था वो अजीबोगरीब सी हरकतें करने लगा। अपने नाखून चबाने लगा, कभी दीवारों को देखने लगा
और अजीब अजीब सी बातें करने लगा कि तभी अचानक बाद में करण जो था चारपाई के नीचे देखने लगा और कहने लगा कि देखो, वो भी मेरे साथ आया है, चारपाई के नीचे लेटा हुआ है। ये बात सुनते ही करण की माँ और विवेक दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। डरते डरते विवेक जैसे ही चारपाई के नीचे देखता है तो पूरी चारपाई जो थी वह खाली थी। लेकिन दूसरी तरफ करण बार बार कहे जा रहा था कि वो भी मेरे साथ आया है और अब से हमारे साथ ही रहे। उसका यही कहना था कि अचानक चारपाई के नीचे से अचानक किसी के नाखून खरोचने की आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों को सुनते ही करण की माँ, विवेक, करण के पिता सब लोग डर चुके थे। माहौल जो था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना हो चुका था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करण को हुआ क्या है, लेकिन विवेक अच्छे से समझ पा रहा था, लेकिन वह इस बारे में खुलकर किसी को बता नहीं पा रहा था। और धीरे धीरे पूरे कमरे में अजीब सी बदबू फैलने लगी। विवेक का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसे लगा जैसे करण किसी के वश में आ गया हो। वह चारपाई से उतरा और बिना किसी की तरफ देखे दरवाजे की तरफ भागने लगा। करण की माँ ने जैसे ही अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, मानो उसमें इतनी ताकत आ चुकी थी कि उसने एक जोरदार धक्का दिया, जिससे करण की माँ जो थी दूर जाकर दीवार से साथ टकरा चुकी थी। करण की इस तरीके की हरकत को देखकर परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बेटे को क्या हुआ है, वह इस तरीके की अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। लेकिन विवेक जैसे ही अपने दोस्त को रोकने के लिए आगे बढ़ने वाला था कि करण बिना रुके दरवाजा खोलकर अंधेरे में भागना शुरू कर देता है। विवेक भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है, लेकिन करण धीरे धीरे गांव से बाहर वाले रास्ते की तरफ बढ़ता जा रहा था। वह ऐसे चल रहा था जैसे उसे कोई रास्ता दिखा रहा हो कि उसे किस तरफ जाना है। आसपास बादल छा चुके थे कि तभी अचानक बिजली चमकी और उस बिजली के चमकते ही करण का जो चेहरा विवेक को देखने को मिला, उसे देखते ही उसकी पूरी रूह कांप चुकी। उसके बाद उसके पैर आगे बढ़ने को इनकार कर रहे थे, लेकिन अपने दोस्त के खातिर वो आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके दोस्त को क्या हुआ है। जरूर उस जंगल के बीच उसके साथ कुछ हुआ था। ये बात विवेक अब अच्छे से समझ चुका था। करण चलते चलते पूरा उस कुएं के पास आ चुका था, जिस कुएं के बारे में अक्सर लोग बातें करते थे, वहां जाने से भी मना करते थे। ये देखकर विवेक के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले विवेक अपने दोस्त के पास पहुंचता कि बिना देरी किए करण जो था वो कुएं के ऊपर चढ़ जाता है और पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। विवेक को मामला बड़ा ही गंभीर नजर आ रहा था। वह तुरंत दौड़ता हुआ जाकर अपने दोस्त का झट से हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचना शुरू कर देता है, लेकिन मानो करण में एक इंसान की नहीं, हजारों लोगों की ताकत आ चुकी थी, जो विवेक जो था खींचने पर भी उसे अपनी तरफ नहीं कर पा रहा। तभी जो करण था उसे एक जोरदार धक्का देता है, जिससे कि विवेक जो था वह लड़खड़ाता हुआ एक पेड़ के साथ टकरा जाता है। गहरी चोट लगने के बावजूद भी जो विवेक था तुरंत उठकर अपने दोस्त के पास फिर से वापस जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। तभी उसे एहसास होता है कि मानो जैसे उसने काफ़ी ज़्यादा बर्फीली चीज़ को छू लिया हो, क्योंकि करण का जो शरीर था काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, बहुत देर हो चुकी है, तुम अपने दोस्त को नहीं बचा सकते। आवाज़ सुनते ही मानो जैसे कि कोई और ही उसके अंदर समा गया। विवेक घबरा कर 2 कदम तुरंत पीछे हट गया। फिर अगले ही पल करण का जो पूरा शरीर था वह हवा में उठ चुका। विवेक की ये देखकर विवेक की पूरी चीखें निकल चुकी थी। करण हवा में लटका हुआ तड़प रहा था। विवेक ना चाहते हुए भी अपनी दोस्त की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रहा। और तभी अचानक विवेक के कान के पास किसी की फुसफुसाने की आवाज आई। विवेक ने ये आवाज अपने कानों से सुनी थी। जैसे उसने पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था और अगले पल करण जो था वह जमीन पर धड़ाम से गिर चुका था। करण के जमीन पर गिरते ही धड़ाम से एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। जंगल जो था काफी ज्यादा डरावना हो चुका था और पूरे जंगल में सिर्फ विवेक और करण ही थे, लेकिन करण की जो हालत थी वह काफी ज्यादा खराब हो चुकी। विवेक कांपते हुए उसके पास पहुंचा और उसका नाम लेते हुए कहने लगा कि करण जल्दी से उठ, चल यहाँ से। करण उस वक्त बिल्कुल शांत पड़ा था, लेकिन उसके होठ अपने आप हिलने लगे
वह कांपती हुई आवाज में घबराते हुए कहने लगा कि पीछे मत देखना। तभी उसके इर्द गिर्द पैरों के निशान घूमने लगे, मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। हालांकि उसका शरीर, उसका चेहरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन निशानों को देखकर समझ में साफ आ रहा था कि कोई तीसरा जन भी वहां पर मौजूद था। और अचानक ही वह निशान जो थे वह विवेक के सामने आकर रुक चुके थे, जिसे देखकर ही विवेक की जो दिल की धड़कन थी वह धक 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 करने लगी। विवेक ने जैसे अपने दोस्त को पकड़ने की कोशिश की कि तभी मानो पीछे से किसी अदृश्य ताकत ने विवेक को एक जोरदार धक्का दी कि वह कई दूर फुट जाकर गिरा। उसके सिर से खून बहने लगा। चक्कर खाते उसने ऊपर की तरफ देखा, लेकिन उसी पल जंगल के बीचों बीच घंटी की आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी, मानो जैसे कोई मंदिर वहां पर, लेकिन वहां पर कोई भी मंदिर नहीं था। घंटी की आवाज जितनी तेज हो रही थी, करण का चेहरा उतना ही बदलता जा रहा था। उसके माथे पर पसीना नहीं बल्कि मिट्टी की काली लकीरें उभरने लगी थी। उसका पूरा चेहरा मिट्टी में सनकने लगा था। विवेक ने बिना देरी किए उस मिट्टी को दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बार फिर से उसके कान के पास आकर कोई फुसफुसाने लगा, जिसने लिया है वही लौटाएगा। विवेक झटके से पीछे हट गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लौटाएगा, लेकिन इस बार उसे साफ महसूस हो चुका था कि इस बार वो दोनों अकेले जंगल में नहीं है, उनके साथ और कोई भी है। तभी करण अचानक ही तड़पना शुरू कर देता है। अब उसकी आवाज जो थी काफी ज्यादा सामान्य हो चुकी थी। वह विवेक की तरफ देखकर कहने लगा कि जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले जाओ। कि तभी पीछे से गांव का एक बूढ़ा आदमी राम सेवक वहां से लालटेन लेकर निकल रहा था। वह कांपती हुई आवाज में बोला, बिना पलटे वहां से निकल जाओ, तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। शाम के टाइम पर यहाँ पर आना तो सख्त मना है। इस जंगल में कोई चीज मिलती है तो उसे यहाँ से मत लेकर जाना, अगर लेकर गए हो तो यहीं छोड़ देना। लेकिन तभी उसे याद आया कि उस रात उसने अपने पॉकेट में एक सिक्का रखा था। वह बिना देरी के उसे ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। ये कहकर कि वो सिक्का किसी अच्छी सी जगह पर जाकर बेच दे और जो पैसा आएगा दोनों आपस में बांट लेंगे। लेकिन अब विवेक को सारी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी थी कि वह सिक्का जो था अब करण के पास में था। इसी वजह से अब उसके साथ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो चुकी, और अगर समय रहते वह सिक्का वापस ना किया गया, ये कहते ही राम सेवक की जो बात थी वह अधूरी रह चुकी, क्योंकि अगले ही पल करण धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। उसकी आवाज किसी अनजान व्यक्ति की आ रही थी, मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब उसमें पूरे तरीके से समा चुकी। अब ये मेरे साथ ही जाएगा क्योंकि ये सिक्का इसी के पास है। ये कहते हुए करण जो था बिना किसी से कुछ बात कहे वहां से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते उसी कुएं वाले रास्ते की तरफ चला जाता है जहां से अक्सर लोग जाने से भी डरते थे। जो वो राम सेवक था और विवेक था, दोनों ही करण के पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा जो जंगल था वह अंधेरे से भरा पड़ा था। लेकिन कुछ ही देर बाद पूरे जंगल में भारी भरकम एक चीख की आवाज गूंज उठी। उस आवाज को सुनते ही पेड़ों पर बैठे जो पंछी थे वो खुद ब खुद उड़ने। ये पूरे माहौल को देखते विवेक और राम सेवक जो थे उनकी पूरी रूह कांप चुकी थी। उनका दिल घबराने लगा। अगले दिन पूरे गांव वाले मिलकर करण को खोजने के लिए उस जंगल में जाते हैं, लेकिन पूरा चप्पा चप्पा छानने के बावजूद भी उन्हें करण वहां पर नहीं मिलता। बस उस कुएं के पास में करण की फटी हुई शर्ट और उसके जूते मिलते हैं। हालांकि उसकी लाश तक नहीं किसी को मिलती। करण की जो माँ थी इस सदमे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। दूसरी तरफ विवेक सारी घटना को अच्छे तरीके से समझ चुका था कि ये पूरी घटना उस सिक्के की वजह से हुई थी। उसे ना ही उस सिक्के को उठाना चाहिए था और ना ही शाम को 5 बजे के बाद इस जंगल में रहना चाहिए था। अगर वो लोग शाम को जंगल में ना रहते तो उनके साथ ये सारी घटना ना होती। विवेक को अच्छे तरीके से समझ में था कि अगर वो सिक्का उसके पास होता तो आज जो घटना करण के साथ हुई थी वो घटना उसी के साथ होती। कुछ दिनों के बाद विवेक काम छोड़कर दूसरे शहर चला गया, लेकिन आज भी जब विवेक उस पल को याद करता है तो उसके पूरे हाथों की रूह कांप जाती है। सो आज की इस कहानी को अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।